कैसे हैं सब लोग। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। स्वागत है आप सभी का मेरी आज की क्लास में। जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे मेरे साथ में और फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार देख लूं आप लोगों को और फिर जो है आज क्लास शुरू करेंगे। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग हो जाएगा हम लोग का जी। तो बहुत लोग फिर उस डिफिकल्ट नहीं है, क्या क्या होगा इस दो पार्ट्स में। बच्चों के नाम याद हो जाते हैं, मुझे बोल दिए हैं। मुझे आज पहले बढ़िया इंडिया अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। नाम है इसका, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे। अच्छा, एक बार यस और नो में जरा आंसर दीजिए। आप में से कितने बच्चे मुझसे 11th में पढ़े हैं या मुझे पहले देखा है आज के पेड आने से पहले, और कौन कौन मुझे आज पहली बार देख रहा है। तो जो पहली बार देख रहा है वो न्यू लिखेगा, न्यू। ठीक है, जो आज मुझे पहली बार देख रहा है आपको जानने की कोई देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर्स होते हैं उनको हम क्या, एक एक बच्चे का नाम याद हो जाता है। मेरे पुराने बच्चे जानते हैं इस बात को, है ना। सारे बच्चों के नाम याद हो जाते हैं मुझे तो, लेकिन टाइम लगेगा। हमारा तो अभी तो शुरुआत ही है और एनर्जी तो बहुत लो रखी है, तो अभी तो धीरे धीरे करेंगे। ओल्ड प्लेयर बहुत बढ़िया, सारे बच्चे मेजरली पुराने ही हैं। कुछ बच्चे हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरी क्लास में, बहुत मजा आएगा, अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए आज के सेशन में देखो, मेजरली आपके जितने भी चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, मेजरली आपके जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्योंकि इंग्लिश के चैप्टर्स हैं तो दो पार्ट्स में हो जाते हैं। कोई कोई बड़ा होगा तो उसको हम 3 चैप्टर्स में करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पोयम थी जो हमने कल करी, कल से मेरा मतलब है लास्ट क्लास में करी, है ना, तो वो बहुत ईजी थी, एक ही क्लास में हमने खत्म कर दी। जॉन डन की पढ़ी थी ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, याद होगा सबको। ये चैप्टर हम 2 दिन करेंगे, आज और कल, तो 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। क्या क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहली बात तो चैप्टर का नाम आप सबको पता होना चाहिए। क्या नाम है भैया चैप्टर का? इंडियन सिविलाइजेशन। अब देखो कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम सीखेंगे। क्या आपको पता है सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? चलो बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। आप क्या चाहते हैं मैं आपको हिंदी बना के पढ़ाऊं? देखो एक बात बताती हूँ, मैंने ना बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं। यूट्यूबर्स में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल बच्चे यूट्यूब पर पढ़ते हैं। इंग्लिश के शब्द की प्रॉपर हिंदी बेटा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप इंग्लिश की क्लास में हैं। बात समझिए, हिंदी में हम बात करेंगे, हिंदी में मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, क्योंकि वैसे आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन हिंदी में अगर आप शब्द ढूंढेंगे सिविलाइजेशन को, सभ्यता, उससे आपका कोई फायदा नहीं है। समझ आ जाएगा, पर फायदा नहीं है। पता है क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि पेपर में लिखने को नहीं आएगा सभ्यता वर्ड। यस नो में आंसर दीजिए। आप में से कितने बच्चे पेपर में सभ्यता वर्ड लिखकर आएंगे? इंग्लिश के पेपर में कितने बच्चे लिखकर आएंगे बताओ। मैं बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। 13 साल के एक्सपीरियंस के साथ इस बैच को आज मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने हर उस बच्चे को पढ़ाया है जो इंग्लिश में वीक है, इंग्लिश में बहुत होशियार है, शहर से है, गांव से है, बिहार से है, यूपी से है, दिल्ली से है, सबको पढ़ा रखा है। हमको मालूम है कि कैसे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, और हम जानते हैं कि अगर आप इंग्लिश अच्छा करना चाहते हो तो वो चीजें करो जो जो हम बता रहे हैं आपको। तो अब मेरे को बताओ, क्या सभ्यता शब्द लिखने को आएगा? नहीं। तो फिर उस डिफिकल्ट हिंदी के शब्द को क्यों पढ़ना? वर्ड मीनिंग्स में समझो, मैं भी सभ्यता शब्द इस्तेमाल करूंगी, लेकिन आपको वो कहीं लिखना नहीं है, याद नहीं करना है। वर्ड मीनिंग्स वहां नहीं ढूंढने हैं जहां हिंदी मिल जाए, नहीं। पता है कैसे वर्ड मीनिंग्स होते हैं? मैं दिखाती हूँ आपको। वर्ड मीनिंग्स हमेशा इस तरीके के होने चाहिए। इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश, पैरोस का मीनिंग, स्टॉइड का मीनिंग, इंड्यूस का मीनिंग, एनविल का मीनिंग। एनविल का मीनिंग क्या होता है? मेंटल ब्लॉक ऑन विच अ ब्लैक स्मिथ शेप्स मेटल। कुछ समझ आया? मतलब अब इसको मैं इंग्लिश में आपको हिंदी में समझा दूंगी, लेकिन हिंदी लिख के नहीं दूंगी। हिंदी लिखने से आपके पेपर में आपका कोई फायदा नहीं होगा। शुद्ध इंग्लिश में लिखिए, इजी इंग्लिश में लिखिए। कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो उसको सिनोनिम ढूंढ के लिखिए। सिनोनिम माने पर्यायवाची, उससे आपका फायदा होगा। कभी भी हिंदी के वर्ड मीनिंग्स कोई ना ढूंढे बच्चा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो। किसी भी शब्द का हिंदी में वर्ड ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, मैं किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही। भाई आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, बिजनेस स्टडीज पढ़िए, उसमें आप जैसे भी पढ़े, इंग्लिश में कभी भी हिंदी का शब्द की मीनिंग ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कभी फायदा नहीं करेगा, क्योंकि वो हिंदी का वर्ड आपको लिखना ही नहीं है। फिर आप बोलते हो मैम आता तो सब है, चैप्टर तो आपने पढ़ाया, बड़ी आसानी से समझ आ गया, लेकिन जब हम लिख रहे हैं ना तो हमें समझ। अरे बाबा रे, लिखने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करना था वो आपने लिखे, पढ़े, याद किए? नहीं। आपने क्या किया? हिंदी के शब्दों को याद कर रहे हैं। हिंदी की वर्ड समरी याद कर, हिंदी की मैंने देखी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स कराते हैं, हिंदी की समरी याद कराते हैं। आपका उससे कोई फायदा नहीं होगा बेटा।
आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? इंग्लिश में, इजी इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में बहुत आराम से, धीरे धीरे, लेकिन इंग्लिश में, ताकि आपको आंसर लिखना आए। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? यस और नो में आंसर दीजिए। चलिए जल्दी बताइए, यस और नो में आंसर देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? चलिए, तो इंडियन सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन सभ्यता। अब सभ्यता का मतलब क्या हुआ बेटा? सिविलाइजेशन। हमारे यहाँ पे एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, हिंदी में उसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, है ना, या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर हम लोग कहते हैं उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या आपने इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है? डेफिनेटली पढ़ा होगा। ये होती है हमारी सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब हो गया एक लंबे समय तक वहां के लोग जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, कौन से गाने सुनते हैं, किस तरीके का कल्चर फॉलो करते हैं, और ये सदियों 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 चला जाता है, 500 साल, 1000 साल, फिर कहते हैं ये एक सिविलाइजेशन है। समझे? इंडिया में भी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इजिप्ट की भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मोसापोटामिया, है ना, मेसोपोटामिया आपने सुना होगा। रोम की थी, रोम, है ना, पर्शिया, बहुत सारी सिविलाइजेशंस रह चुकी है। पुरानी सबसे वैसे कहा जाता है इजिप्ट की है, इंडिया की भी बहुत पुरानी है। तो गांधी जी इस चैप्टर के अंदर इंडियन सिविलाइजेशन क्या थी, हमारी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमारा कल्चर क्या है। कल्चर क्या होता है भैया? अब सिविलाइजेशन एक ब्रॉड टर्म हो गया, कल्चर उसका शॉर्ट टर्म हो गया। यही तो कल्चर होता है, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं। आजकल कोरियन कल्चर चल रहा है, कोरियन क्रीम लगाओ, लड़कियों से, लड़कियों को पूछो, जितनी भी लड़कियां, आपने सुना होगा ना, कोरियन नेल पेंट्स आ रहे हैं, कोरियन पेडिक्योर आ रहा है, कोरियन ये, कोरियन आपके बैंड आ रहे हैं। बैंड बोले तो ये जो BTS वगैरह, ये जो गाने वाने चलते हैं, तो ये कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, है ना। तो कल्चर क्या होता है? खाना पीना, पहनना, कपड़े, डांस परफॉर्मेंस, मेकअप, ये सब मिला दो, उसको कल्चर कहते हैं। तो कल्चर और सिविलाइजेशन एक ही है। सिविलाइजेशन एक लंबे समय तक चली आती है और पुरानी होती है। कल्चर जो हम फॉलो कर रहे हैं वो होता है, नया भी हो सकता है, 100 साल पुराना कल्चर भी हो सकता है, 50 साल पुराना कोई कल्चर भी हो सकता है ना, 10 साल पुराना कोई कल्चर भी हो सकता है। यहाँ तक आपको समझ आया? चलिए एक बार डाउट देख लेते हैं, किस किस बच्चे का क्या क्या डाउट है पढ़ाने के लिए है। अब जैसे आज पहला दिन है तो हम देखो अभी एक ही साइड में पहुंचे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा इतने स्लो पढ़ेंगे है ना, बहुत फास्ट भी पढ़ेंगे। कभी कभी चैप्टर एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, आप बोलोगे मैम आज तो मजा ही आ गया। कभी कभी टाइम लगेगा, तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे होता रहता है। चलिए चलिए, अब आप बताइए गांधी जी कौन है, जल्दी से बताओ। चलो, गांधी जी कौन है भैया? बापू कहते हैं इनको, है ना। और ये कौन थे? हमारे नेशनल लीडर थे। हम इनको क्या कहते हैं? राष्ट्र, कौन है ये हमारे? बताओ जल्दी। राष्ट्रपिता है कि नहीं? फादर ऑफ द नेशन। बहुत बढ़िया। कौन है ये? फादर ऑफ द नेशन हमारे, है ना, जानते हैं ना इनको, हम बापू कहते हैं, हम इनको फादर हैं हमारे नेशन के। नोटों पर दिखाई देते हैं, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम के टाइम पर बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा था बुरा था अब ये तो पता नहीं, पर था। What did गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? आपको पता है ये वाली चीज? किसी को पता है गांधी जी ने फार्मर्स के लिए क्या किया है बिहार के? बिहार में जगह है चंपारण, किस किस को पता है? नील आंदोलन शुरू हुआ था वहां से, गांधी जी ने शुरू किया था। इंडिगो का, नील का आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने। वहां के किसानों को जब ब्रिटिशर्स फंसा रहे थे अपने टैक्टिक्स जाल में, उनसे नील की खेती करवा के उन्हीं की लैंड पर खेती करवा रहे थे, उन्हीं से ही कर्जा लेते थे। गांधी जी आए, उन्होंने सब कुछ सही किया और किसानों को उनकी जगह जमीन भी दिलवाई और उनको पैसा मुआवजा भी दिलवाया। बहुत बढ़िया आदमी रह चुके हैं अपने समय पर। अब पॉलिटिक्स में आप जाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कितने खराब आदमी थे और कितने अच्छे थे। सब काम इन्होंने किया हुआ है। तो यस, वी हैव एन आइडिया, है ना। एक इंडिगो के फार्मर्स के लिए इन्होंने बहुत मदद की थी चंपारण नाम की जगह पर। What do you understand by civilization and culture? जस्ट हमने डिस्कस किया था, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, ये हमारा सिविलाइजेशन और कल्चर बनता है। What do our holy scriptures tell us about universal human values? देखो, यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड, ह्यूमन वैल्यूज मतलब एक इंसान के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और कुछ हो ना हो व्यक्तित्व होना चाहिए। मॉरल, नैतिकता, मॉरल वर्ड समझ आता है आप लोग को? नैतिकता। एक इंसान एक अच्छा इंसान पहले बनेगा, बाद में पैसे कमाएगा, बाद में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा, पैसा कमाएगा, घर लेगा, सब लेगा। मॉरल, नैतिकता जरूर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। यूनिवर्सल क्वालिटीज है जो भगवान चाहते हैं कि हमारे अंदर होनी चाहिए। गांधी जी इन्हीं के बारे में बात करेंगे आज के सेशन। कौन है गांधी जी? ये देखो, रोज देखते हैं, दिन में कितनी बार इनकी शक्ल दिख जाती है? चलो बताओ, कौन बताएगा?
हाउ मेनी टाइम्स अ डे यू सी हिम। सेशन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, एमसीक्यू पोल भी होगा, ठीक है। मैं हर सेशन में पोल कराऊंगी, लेकिन सेकंड सेशन में हुआ करेगा। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, आधा हो जाएगा, कल हम इसको पूरा करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और समरी दिया करूंगी हर चैप्टर की। इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए बताओ? कितनी बार दिख जाती है इनकी शक्ल? विवेक ने बोला 20 बार, ठीक है। एनी टाइम इनफाइनाइट है। मोहम्मद क्या नाम था आपका, मैंने मिस कर दिया। हर कोई बच्चे को देखो इनकी शक्ल बहुत बहुत बार दिख जाएगी। मैम मेरा जो ऑफलाइन सर है वो बोल रहे हैं गांधी जी देश के लिए कुछ नहीं किए। इसीलिए मैंने आपको बोला मोहम्मद सुल्तान मंसूरी, हर किसी का अपना व्यू है। जो बुक आप पढ़ लोगे और जो हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी, आप वही कहने लग जाएंगे। अब जिन बुक्स को हम पढ़ के आए हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। खुद ही इन्होंने अपनी बुराइयां भी की हैं, तारीफें भी की हैं। तो अब गांधी जी को जितना पढ़ोगे, है ना, उतने आपके व्यूज बनते जाएंगे। ऐसा भी बोला जाता है कि इन्हीं की वजह से हमारा देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बटा, नहीं तो एक ही होता, ऐसा भी बोला जाता है। हिस्ट्री वो होती है जो लिखी गई है और आपको पढ़ाई जा रही है। सच्चाई क्या है वो हम नहीं जानते, क्योंकि हम उस समय पर नहीं थे। यस, अगर कोई ऐसा किसी का ग्रैंडफादर उस समय पर रहा हो, तब की न्यूज हमें बता पाए तो पता चल पाएगा। अदरवाइज आपको पता है भारत के स्कूलों में अब तक अकबर, हुमायूं, बाबर, क्या बोला जाता था इनको? शहंशाह हैं, ये राजा हैं, इन्होंने हमारे इंडिया को बदल दिया और इंडिया के लिए पता नहीं अकबर द ग्रेट है। आज भी आप जब वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं या ट्रांसलेशंस करते हैं ना, अकबर द ग्रेट आता है। अब जाके हमें ये समझ आया, आज से 10 साल पहले हमें समझ आया कि ये तो आक्रमणकारी थे, हमारे यहाँ आए और हमारे देश को लूट के लेके चले गए। यस, हिस्ट्री की बुक्स में 10 साल पहले आप किसी 6 के बच्चे की बुक देखिए, अकबर पढ़ाएंगे, फिर बाबर पढ़ाएंगे, फिर हुमायूं पढ़ाएंगे, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। लेकिन आज के समय में हम ये सब नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि हमें समझ आ गया है कि जो हिस्ट्री लिखी गई थी हमें पढ़ाने के लिए, वो हिस्ट्री गलत थी और असली में ये कोई अच्छे राजा नहीं थे, हमारे भारत को लूट कर लेके चले गए, हमारे भारत पे इन्होंने आक्रमण किया। आप इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको पता है आज से 10 साल पहले की 6 की बुक में पहला चैप्टर क्या होता था? पता है आपको? तो इसीलिए मैं इतनी हिस्ट्री पढ़ चुकी हूँ ना बेटा, इतना लिटरेचर मैंने, फ्रेंच लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, मैंने बहुत कुछ पढ़ा, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर की टीचर हूँ, है ना। तो हमने तो बहुत पढ़ा, यूजीसी नेट के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि हिस्ट्री वो है जो आपको पढ़ाई जा रही है, आपको रियलिटी नहीं पता होती। अब कोई आएगा संशोधन करके जाएगा, फिर कोई कह देगा कि अरे नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, अकबर तो बहुत फेमस था, तो हम भी वही मानने लग जाएंगे। हम क्या मानते हैं? जो हमें दिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है। तो हमें रियलिटी नहीं पता होती है। अब जैसे शिवाजी द ग्रेट को पढ़ाया जा रहा है तो हमें अकल आ रही है। आज से 100 साल पहले लोग कहाँ गए थे? किसी को क्यों नहीं पता था शिवाजी के बारे में? 50 साल पहले क्यों नहीं पता था? क्यों? क्योंकि हमें वही हिस्ट्री घुसाई जा रही थी हमारे दिमाग में, मुगलों की, राइट। तो जो हम पढ़, अब इनके लिए भी ना डबल डबल थियरी है। अब आपने जो पढ़ी होगी आपको वही रियलाइज होगी कि ये वही है। तो मैं तो 50-50 बोलती हूँ भाई, उस समय थे, काम के थे, तो कुछ तो काम किया ही होगा, अपने फायदे के लिए भी किया होगा और उससे हमारा कुछ नुकसान भी हुआ होगा। तो ये मेरा इनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। चलिए, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए हमारे पास में 8-10 पॉइंटर्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ से इनको शुरू करेंगे। कौन थे ये? सबसे पहली बात, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। इनकी अगर आप आयु देखें तो ये 1869 में पैदा हुए थे, 1948 तक। आजादी के 1 साल बाद ये मर गए थे बेटा। नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने इनको शूट किया था, बकायदा भीड़ में शूट कर दिया था और ये मर गए थे, है ना। उसको भी इनसे खुन्नस निकालनी थी, तो कहा जाता है कि वो एक सनकी आदमी था और उसने इनको मार दिया था। हमारे यहाँ इनको बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। इनसे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, याद करेंगे। इनकी अगर प्रोफाइल की बात करें कि करते क्या थे, तो पहली बात तो ये स्पिरिचुअल लीडर है। स्पिरिचुअल लीडर होता है आध्यात्मिक गुरु, क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु का काम होता है आपको सही रास्ता दिखाना, सच्चाई के पथ पर चलाना, ठीक है। तो बहुत सारे इनके ऐसे वर्क्स रहे हैं जहां लोग इनके पास, इनके आश्रम में आते थे। देखो अब इनके पहनावे को देखो। अब या तो हम ये कहेंगे, जैसे आपके सर ने कहा कुछ नहीं किया इसने हमारे भारत के लिए, तो ये देखो पॉलिटिकली कितना गलत वेशभूषा लेके बैठा है। खादी पहनते थे, सफेद कपड़े पहनते थे, आश्रम में रहते थे। इतना पैसा होने के बाद में भी पॉलिटिकली कोई इंसान किसी आश्रम में क्यों रहेगा, सादा खाना क्यों खाएगा? क्योंकि अंतिम समय में इनको समझ आ गया था कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा, परमेश्वर ऊपर परमात्मा के पास जाना है। जिस भी आप स्पिरिट में, भगवान में, जिसमें भी विश्वास रखते हो,
उनके पास जाना है, तो ये सच्चाई के मार्ग पर चलने लगे थे। इन्होंने हिंसा बिल्कुल नहीं कही थी, अहिंसा के पुजारी थे या अहिंसा बहुत मानते, समझ रहे। चलिए, पॉलिटिशियन तो थे ही भाई, क्योंकि पॉलिटिक्स में रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी के अंदर थे, है ना। ये कांग्रेस, अब बीजेपी नहीं हुआ करती थी, कांग्रेस जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी ना, उसके अंदर थे। इन लोगों ने ही उसको शुरुआत किया था, इसीलिए वहीं से ही जवाहरलाल नेहरू वाली जो पार्टी चली आ रही है, तो आपने कभी सुना होगा ना, राहुल गांधी और ये सब लोग वहीं से हैं, तो बहुत कंट्रोवर्सी होती है इस चीज पर। ठीक है, मैम ये चैप्टर मेरे बुक में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? पहला चैप्टर है तुम्हारी बुक में, क्यों नहीं होगा? कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो तुम? किस किस की बुक में चैप्टर नहीं है भाई? ये तो अच्छा, मोतिहारी से बहुत सारे बच्चे मिल गए। अच्छा, रति ने मुझे, ओ रति आप ही ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। अच्छा मैम, मैं रति हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्लास करूं या नहीं करूं। क्यों भाई, क्यों नहीं समझ आ रहा? क्यों? समझ रहे हो? ठीक है, हम भी मर जाते। नहीं नहीं सॉरी, दुर्घटना की नहीं है वो बंदे का, तो इराक का यूएस, और मैं इसीलिए इस पर कोई कमेंट नहीं कर रही, पता है आपको, बहुत पॉलिटिक्स होती है, तो हर तरीके से लोग। आपने कभी वो इराक का यूएस और इसराइल का जो वॉर चल रहा है, उस पर ना ध्रुव राठी की एक वीडियो है, आप लोग देखते हैं उसको? ध्रुव राठी को नहीं नहीं सॉरी, ध्रुव राठी की नहीं है वो बंदे का, तो मुझे नाम ही नहीं पता। 40 मिनट की वीडियो है, वो भी ऐसी वीडियोस डालता है ध्रुव राठी की तरह, है ना। उसको देखना भाई। आज से 50 साल पुरानी चली आ रही पॉलिटिक्स का आज वॉर हो रहा है, सोचो। तो बहुत खतरनाक माइंड होता है इन लोगों का, जो कि हम तो भैया छोटे मोटे पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग हैं, हम इतना ज्यादा सोच भी नहीं सकते। तो इतनी किसी के कहने पर और किसी के पढ़ने पर मैं तो ओपिनियन कभी नहीं बनाती, मैं तो बस इनको एज अ राइटर पढ़ रही हूँ यहाँ पर, मैं पॉलिटिशियन इसका पढ़ ही नहीं रही। हाँ नितेश, वेरी गुड, थैंक यू नितेश राजपूत, वेरी गुड। नितेश ने बनाई है, आप देखना उसको, मैं डाउट देखती हूँ, नहीं तो चैप्टर रह जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए। आज मैं इतना धीरे धीरे चल रही हूँ ना बच्चों, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल बेड रेस्ट करने को बोला गया है, मैं फिर भी चल रही हूँ, बट बहुत स्लो चल रही हूँ। बस 2 दिन की बात और है, नेक्स्ट वीक से तो मैं डांस कर करके आपको पढ़ाऊंगी। प्लीज प्लीज समझिएगा। कितने बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? एक बार प्यारा सा पर्पल हार्ट बना दो, क्योंकि देखो जब जब अच्छा लगे ना क्लास, आप प्लीज आप यहाँ लिखना रूही, मैं समझ गया, तो क्या नहीं होता। ठीक है, चलिए अभी देख लेंगे, कोई नहीं। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rules in India. तो इन्होंने क्या किया, इनके बारे में अब हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस हमें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। इन्होंने नॉन वायलेंस फॉलो किया था। नॉन वायलेंस होता है बेटा अहिंसा, वायलेंस माने लड़ाई दंगे, है ना। तो ये चाहते थे कि हम फाइट ना करें, तो इन्होंने कहा नो फाइट। क्या बोला इन्होंने भाई? नो फाइट, लड़ेंगे नहीं, बातों से काम सुलझाएंगे। ठीक है, नाउ इंडिपेंडेंस दिलवाई है हमें, ये पक्की बात है। 1915 से लेके 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेट का मतलब होता है हावी होना, हावी मतलब जैसे बॉलीवुड आजकल कौन डोमिनेट कर रहा है? रणवीर सिंह, धुरंधर देख ली सबने? तुम्हारी एज की है नहीं, बट तुम मानोगे नहीं, तुमने देख ली होगी, 18 साल के बाद देख ली है, 18 के हो गए। तो अब ऐसे ही इसको कहते हैं पॉलिटिक्स को डोमिनेट करना। पॉलिटिक्स में सिर्फ एक ही नाम होता था, महात्मा गांधी। ठीक है, ही डाइड एट हैंड्स ऑफ फेनेटिक, फेनेटिक माने सनकी पागल, जो एकदम जुनून सवार हो जिसके सर पर, नाथूराम गोडसे, इन्हों को मार दिया था। कब मरे थे? 30 जनवरी। भाई साहब देखो, इस दिन की छुट्टी भी मिलती है आपको, 30 जनवरी को, आपको पता है ना, छुट्टियां मिलती हैं हम लोगों को भाई, कि गांधी जी उस दिन मर गए थे। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम सब लोग याद करेंगे, नाम है इसका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। कभी पढ़ पाए तो जरूर पढ़िएगा, काफी नॉलेज आपको मिलेगी। कभी भी किसी के कहने से, टीचर के, सर के, अपनी कभी एक ओपिनियन ना बनाएं। अगर आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़े, उसकी बायोग्राफी पढ़े। भाई ऑटोबायोग्राफी ने तो बंदे ने अपनी खुद की तारीफ करी होगी, बायोग्राफी में लोग बताएंगे ये कौन था, तब पता चलता है कि वो कौन था, और फिर अपनी ओपिनियन बनाए उसके बेस पर, किसी के कहने पर ना बनाए। ठीक है, चलिए आज का जो चैप्टर है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में है। इसके अंदर इन्होंने बहुत बड़ी बुक लिखी है, उसी का छोटा सा टुकड़ा आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंदर इन्होंने हमें बताया है फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इंडियन फाउंडेशन मतलब हमारी नींव क्या है, हम कैसे बने यहाँ तक जो हैं, और हम क्या हैं, क्या हम दूसरे देशों से अच्छे हैं या बुरे हैं। 2 सिविलाइजेशंस के बारे में टक्कर होगी इस चैप्टर में। एक होगी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी सभ्यता। अब आपको पता है ये वेस्टर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप ग्लोब पे देखेंगे ना, इंडिया ईस्ट में पड़ेगा और ये वाली कंट्रीज वेस्ट में पड़ेंगी, इसीलिए इसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जैसे कि यूएसए, यूके, स्पेन,
फ्रांस, ये सारी जितनी भी कंट्रीज है जहाँ पे भी मॉडर्न ये सब जो हम सीखते हैं कि फ्रेंच टोस्ट खाओ, अमेरिकन ब्रेकफास्ट खाओ, ये सब वहीं से आया, सारे कपड़े पहनने का पॉप कल्चर ये सब, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन ज्यादा अच्छी है या वेस्टर्न सिविलाइजेशन ज्यादा अच्छी है। फिर हमें बताएंगे यहाँ पर और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन में मॉरल वैल्यूज को बढ़ावा दिया जाता है। मॉरल वैल्यूज, मॉरल बीइंग माने एक इंसान जिसका मॉरल नैतिक आचरण अच्छा हो। आप सबको नैतिक का मीनिंग पता है, किसी का नाम भी होगा नैतिक, नैतिक आचरण अच्छा हो। एलिवेट माने ऊपर उठाना, तरक्की कराना, बेटर करना किसी चीज को। तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोगों का आचरण अच्छा होता है, चाहे पैसा हो ना हो, मटेरियल हो ना हो, कुछ और हो ना हो। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? दो चीजें, इंडियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे और वेस्टर्न सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। दोनों में अंतर पता लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। इंडिया को वेस्टर्न सिविलाइजेशन कॉपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हम ही बेस्ट हैं, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। समझ में आ गया? चलिए आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं, एक बार आप लोग के डाउट्स लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वन फ्रॉम उदय 2.0 बैच, सारे डाउट्स बंद कर दीजिए फिर आएंगे डाउट। है होशियार हो बेटा तुम, सोच ही रही थी कोई बच्चा तो बोलेगा। ये लो जी आ गया भंडार, पढ़ाई वढ़ाई खत्म करो अब। भाई लाइव चैट वाली रेनबो 1 आपकी 11 लैंग्वेज हैवी वर्ड्स यूज किए। इंडिया कंटिन्यू लिखे। रूही मैं आपका नाम याद रखूंगी, चिंता नहीं करो, मैं करती हूँ कुछ, ठीक है। चलिए कंटिन्यू लिखो एक बार। चलिए, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। आप देखो, पहली बात तो इसकी जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी सी टफ होगी, ध्यान रखना। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि अरे मैम ये तो बहुत टफ है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा, बट मैं पूरी तरीके से आपको समझा दूंगी। और इस लैंग्वेज को हमें बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिटन लैंग्वेज है। लिखने में थोड़ी लैंग्वेज हैवी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बट ये नॉर्मली हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ लिखा हुआ है आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, जिस तरीके की सिविलाइजेशन इंडिया बन चुकी है। इवॉल्व का मतलब होता है किसी चीज को बनना, यहां से वर्ड आया इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या? आदमी क्या था? बंदर, बंदर से क्या बना? चिंपैंजी, चिंपैंजी से गोरिल्ला, गोरिल्ला से एक आदि मानव बना, आदि मानव के बाद आज देखो हम क्या बन गए। इसको इवोल्यूशन कहते हैं। तो बढ़ना, किसी चीज का प्रोग्रेस होना, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इंडिया जिस तरीके की सिविलाइजेशन बन चुकी है इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। अब इसकी कोई काट नहीं है, इसको कोई काट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। ऐसा गांधी जी ने क्यों बोला इंडियन सिविलाइजेशन के लिए कि हमें कोई खत्म नहीं कर सकता, हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है और अब हमारा कोई तोड़ नहीं है, ऐसा क्यों बोला? क्या ऐसी कुछ सिविलाइजेशंस हैं जो खत्म हो चुकी हैं? क्या आप उनके नाम जानते हैं? चैट सेक्शन में लिखिए, जो पहले थी और अब नहीं है। गांधी जी आपको बताएंगे। गांधी जी कहते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय योर ओन एंसेस्टर्स। एंसेस्टर मतलब क्या होता है भैया? हमारे नाना नानी, चाचा चाची, मामा, चाचा चाची तो अभी क्या, सॉरी, नाना नानी, दादा दादी, परदादा परदादा, है ना। एंसेस्टर माने हमारे पूर्वज, ओल्ड एजेड, हमारे पुराने लोग। तो लिखा है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, सीड सोन बाई। सीड सोन बाई का मतलब क्या हो गया? जो बीज हमारे पूर्वजों ने डाले हैं इस धरती में, अब उनके फल खाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। तो हम कोई ऐसी वैसी कल परसों की सिविलाइजेशन थोड़ी है, हजारों साल पुराना इतिहास है हमारा। हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करके इस भारत को बनाया है और ये जो सिविलाइजेशन है वो एवं ही कटने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं उन सिविलाइजेशंस को जो खत्म हो गई। देखो आप लोग जो चैट सेक्शन में लिख रहे हो, नंबर 1 रोम, रोम नाम की सिविलाइजेशन अब है नहीं। आपको पता है रोम से रोमन एम्पायर हुआ करती थी एथेंस में, जानते हैं आप इसके बारे में? जूलियस सीजर, रोम का राजा, वहां की अलग ही सिविलाइजेशन थी भाई, गायब। ब्रिटिशर्स को उन्होंने ही बड़ा किया था, उन्होंने ही पाला पोसा है। आए थे वो इंग्लिश सिखाने ब्रिटिशर्स को इंग्लैंड में, रोम से इंग्लैंड आए फिर चले गए। आज के समय में रोम का नामो निशान नहीं है। ग्रीस गायब भाई साहब, ग्रीक जिससे क्या, जो ग्रीक है ना, वो पूरी इनकी सिविलाइजेशन गायब है नहीं। रोम वेंट, ग्रीस शेयर द सेम फेथ। सेम फेथ मतलब उसके साथ, ग्रीस के साथ में भी वही हुआ जो रोम के साथ हुआ। द माइट ऑफ द फेरो, फेरो माने होता है राजा, कहाँ का? इजिप्ट का। इजिप्ट के राजाओं को फेरो कहते हैं। अच्छा चलो, ध्रुव राठी ने एक मूवी वो डाली है, ये परसों तरसों की एक है, फेरो के ऊपर, पुराना 3000 साल पुराना एक टूट। ये जो बच्ची फ्लेमिंगो पढ़ रही है ना, रूही, इसने पढ़ा है क्लास 11th में ये चैप्टर, टूट द सागा। पढ़ गया ही हो ना रूही, है ना? सीबीएसई के बच्चे पढ़ते हैं फ्लेमिंगो में।
फ्लेमिंगो में नहीं, सॉरी, बीहाइव में। टूट द सागा चैप्टर है ये। तो टूट नाम का एक राजा हुआ करता था और इनकी इजिप्शियंस की तो बहुत पुरानी सभ्यता रही है खत्म। फेरो वाली सभ्यता खत्म भाई, फेरो माने इनके राजाओं की सभ्यता खत्म। तो द माइट पावर, माइट माने होता है पावर, पावर ऑफ फेरोज वाज ब्रोकन, सब टूट गया, सब चला गया। लास्ट फेरो था ये टूट द सागा, जिसकी वीडियो ध्रुव राठी ने डाली है, मैंने देखी थी अभी परसों तरसों चाय पीते पीते सुबह, इसीलिए मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। फिर कह रहे देखो, रोम खत्म, ग्रीस खत्म, फेरोज खत्म, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान का अपना कल्चर था, लेकिन इन्होंने क्या किया बेटा, जापान एशियन कंट्रीज में आता है, लेकिन इसने क्या किया, वेस्टर्न कल्चर अपना लिया। किसका, इंग्लैंड का, यूके का, यूएस का कल्चर अपना लिया। चाइना, नथिंग कैन बी सेड, चाइना तो अभी तरक्की कर रहा है, भाग रहा है, भागते भागते भगवान जाने वेस्टर्न बनेगा, ईस्टर्न बनेगा, अपना कल्चर फॉलो करेगा, क्या करेगा नहीं पता। तो यहाँ पे किस किस चीज का कंपेयर किया गया है, देखो क्वेश्चन आएगा। आप जो बच्ची कह रही है नोट्स कैसे बनाए, आप कहेंगे गांधी जी ने किस किस कंट्री सिविलाइजेशन के बारे में बात की है, बोलो। अब ये आपके नोट्स बनाने का समय है। उन्होंने कहा है कि ग्रीस हो, चाहे रोम हो, चाहे फेरो, पावर ऑफ फेरो हो, माइट ऑफ फेरो मतलब पावर ऑफ फेरोज हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो। जापान वेस्टर्नाइज्ड हो चुका है, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी वो तरक्की कर रहा है, और बाकी के जो तीन हमने अभी नाम लिए वो गायब, खत्म हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया आज भी अपने उसूलों पर, मूल्यों पर खड़ा हुआ है, ये लाइन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। हर बच्चे को ये क्वेश्चन है पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो नथिंग कैन बी सेड बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया आज भी समहाउ अदर साउंड्स एट द फाउंडेशन, नींव पर खड़ी है। फाउंडेशन माने होता है नींव, हम आज भी हिल नहीं रहे हैं। अब देखो कितने लोग आते हैं बाहर से, दुनिया भर की कल्चर आते हैं और चले जाते हैं, मोमोज आते हैं हम खाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अपने बिहार का जो, वो क्या खाते हो बिहार में, लिट्टी चोखा नहीं भूलते। कल्चर चेंज कब होता है, जब हम कहें हम तो भैया बाहर का ही खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, लिट्टी चोखा हटाओ हटाओ, और बच्चा पूछे जन्म लेने के बाद, मम्मी ये क्या है, लिट्टी चोखा क्या है, हम कहे बेटा ये तो 100 साल पहले खाया जाता था, अब तो खत्म हो गया। क्या ऐसा है बिहार में, क्या बिहार में ऐसा है कि जो ठेकुआ बनता है, जो हमारे जो हमारे पूजा होती है, कौन सी वाली, सबसे वाली जो पूजा होती है तुम लोग, क्या है, छठ पूजा है ना, बिहार में होती है ना। तो मान लो बिहार की छठ पूजा कोई आज से 100 साल बाद कोई बच्चा बोले, मम्मी ये क्या पूजा कर रही है सूरज की पानी में, ये तो साइंटिफिकली पॉसिबल बेकार है, तो आपकी मम्मी कहे हाँ बेटा पहले करते थे, अब तो हम छोड़ चुके हैं। ऐसा कभी होगा? अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब हम अपना कल्चर खो चुके हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ कभी, हमने जिंदगी भर ये अपने जो व्रत है, त्योहार है, खाना पीना है, फॉलो किया, फोक डांस है ना, फॉलो किया, इसका मतलब हम अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। तो इसको मुझे सब पता है, देखो मैं बिहार से नहीं, लेकिन मैं सब खाती पीती हूँ। हमारे यहाँ पे लोग हैं जो मतलब हेल्पर है हमारे, वो लेके आते हैं ठेकुआ, हम खाते हैं ठीक है, आया समझ में सब लोगों को? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि बिहार नहीं भारत आज भी अपने फाउंडेशन नींव पे खड़ा हुआ है, कभी नींव डगमगा नहीं रही है हमारी। हर देश के कल्चर को, उसके त्योहार, व्रत, कथाएं, खाना पीना, यही संभाल के रखता है, और ये हमने आज भी संभाल के रखा हुआ है। People of Europe learned their lesson from the writing of the men of Greece and Rome। अब देखो ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे। क्या लिख रहा है, देखो यहाँ लिख रहा है कि जो यूरोप के लोग हैं, अब यूरोप के लोग समझ गए कौन, क्या आप समझ गए यूरोप में कौन है? यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, है ना। इसके अंदर कौन कौन आ गए, आपके सारे ब्रिटिशर्स आ गए, यूके, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, सब आ गया, यूरोप की तो कंट्रीज है ये सारी। इन लोगों ने अपने लेसन माने देश को कैसे चलाना है, बोलो कहां से सीखा? उन लोगों से जो ग्रीस और रोम से आए थे। अब आप बताओ क्या ग्रीस और रोम की संस्कृति जिंदा है या मर गई? इन लोगों की सभ्यता जिंदा है या मर गई? यस और नो में आंसर दीजिए। जिंदा है तो यस लिखेंगे, मर गई तो नो लिखेंगे। क्या आज के समय में रोम की सभ्यता और ग्रीस की सभ्यता है या मर गई? यहीं से मुझे पता चल जाएगा मेरे को कितना सुन रहे हो तुम लोग। आज के समय में ग्रीस और रोम की सभ्यता है या खत्म हो गई? नहीं, तुम चलिए नहीं है तो तुम यहाँ पे गांधी जी एक सटायर कटाक्ष मार रहे हैं उन लोगों पे, कह रहे हैं वेस्टर्न लोग, यूरोप के लोग बेवकूफ हो, उन लोगों से सीख रहे हो, उन लोगों के मैन से सीख रहे हो जिनकी सभ्यता नष्ट हो चुकी है। ना रोम जिंदा है ना ग्रीस जिंदा है, और तुम वहां के लोगों की बुक्स पढ़ पढ़ के अपने कल्चर को चला रहे हो, तो कब तक चला पाओगे? ये लाइन बोल रहे हैं गांधी जी। क्या आपको समझ में आ गई? क्या आपको ये लाइन समझ में आ गई? गांधी जी कह रहे हैं कि जो ग्रीस और रोम खत्म हो गए, वहां के लोग जो लिख लिख कर चले गए, उसको पढ़ पढ़ के अपना देश चला रहे हो बेवकूफों, उनके लेसन्स पे।
विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, ये तो है भी नहीं, ये तो है भी नहीं है इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, इनकी तो जो ग्लोरी थी वो खत्म, जो दिखता था ना शोशा सब खत्म। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। यूरोपियंस कह रहे हैं हम उनकी किताबें इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो गलतियां उन्होंने की वो हम ना करें। बेवकूफों, उनकी किताबें पढ़ो जो तरक्की पर हैं, उनकी मत पढ़ो जो मर गए, और उनकी गलतियों से मत सीखो, जो अच्छा कर रहे हैं उनको कॉपी करो और आगे बढ़ो। गांधी जी यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो गांधी जी यूरोपियंस को क्या सिखा रहे हैं? अगर क्वेश्चन आया तो आप बोलेंगे गांधी जी टेलिंग देम नॉट टू लर्न लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम, बट किनसे सीखो, किनसे सीखो? in trying to learn from them, the Europeans imagine they will avoid the mistakes of Greece and Rome. Such is their pitiable. कहते बता, इतनी शर्म की बात है, इतनी दया आ रही है ना इन लोगों पे कि उन लोगों की किताबें पढ़ रहे हैं जो खत्म। भाई भारत का कल्चर पढ़ो, भारत की संस्कृति पढ़ो, सीखो हमसे। इतने पुराने होने के बाद, इतने आक्रमण होने के बाद, इतने शोषा बाहर का देखने के बाद भी आज हम अपना कल्चर भूल। ठीक है, पहला पैराग्राफ समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछेंगे। कल इसको और बहुत फास्ट करें, कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो चैप्टर हमारा एक दिन में फिनिश, 2 दिन में फिनिश नहीं होगा। लेकिन शुरुआत है तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो स्लो पढ़ लेते हैं। समझ आ गया आपको? क्योंकि एक बार आपको बेसिक समझ आ गया ना मेरे साथ में कि हम कैसे इस चीजों को पढ़ते हैं, फिर आपको धीरे धीरे फिर तो मस्त एकदम फ्लो में आ जाओगे आप लोग। धीरे आज इसीलिए पढ़ा रही क्योंकि बच्चे इंग्लिश को लेके वैसे बहुत डरे हुए हैं, हमें आती नहीं है, हमें आती नहीं है, तो हम थोड़ा समझेंगे फिर धीरे धीरे कंटिन्यू करें। सबको समझ में आ गया पहला पैराग्राफ? ठीक है, चलिए मैं एक बार डाउट देख लूं। वैसे तो बहुत ही बकवास डाउट है तुम्हारे, अगर तुम्हें मिल गया उसमें मिल जाएगा, बट मैं बात करूंगी जिन जिन बच्चों को यूपी का चाहिए बता देना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, देखो मिड्स का मतलब होता है बीच में, मिडिल, मिडिल वर्ड तो समझते हो ना सब लोग, मिडिल, MIDDLE। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं इन द मिडिल ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। मतलब इतने अटैक के बाद में भी हम हिले नहीं है अपनी जगह से, अपनी नींव को स्ट्रांग बना के रखा है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के बारे में क्या कहा जाता है? चार्ज माने हम पे ब्लेम लगा रखा है, हम पर ब्लेम लगा रखा है। क्या ब्लेम लगा है पता है आपको? पूरे वर्ल्ड में अगर आप इंडियंस के बारे में पूछोगे तो पता है क्या कहते हैं? सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस माने समझते हो? सुपरस्टिशियस का मतलब अंधविश्वासी। क्यों? क्योंकि हम पीपल देवता की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, है ना, पेड़ की, हमने कुछ नहीं छोड़ा, हम सबकी पूजा करते हैं, सबसे मांगते हैं, सबसे डरते हैं। हमारा कल्चर है, हमें यही सिखाया गया है। अब साइंटिफिकली जब इन्हें प्रूव करने को मिला है तो ये कहते हैं हाँ सूरज पे जब ऊपर से जल चढ़ाते हैं तो आपके सातों चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, पानी आता है रेनबो बन के, और जो जो लाइट्स आती हैं, किरणें आती हैं, वो आपकी बॉडी को नॉर्मल रखती है। तो भाई हम अब तक क्या कर रहे थे? हमारे यहाँ पे जो पूजा होती है, हमारे यहाँ पर जो छठ की जो पूजा होती है, सूरज को ऊपर से जब जल दिया, इसीलिए तो दिया जाता है बाबा रे, पूरी बॉडी पवित्र करने के लिए, या सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करना या सूरज को जल देना, हम इसीलिए करते हैं ये सारी चीजें। ये साइंटिफिकली प्रूव करके कर रहे हैं, हम कल्चर मान के करते थे बहुत शुरू से। हमारे भी ऋषि मुनियों ने साइंस सिखाई थी, हम इसीलिए करते थे, है ना। तो कहने का मतलब है हम हिले नहीं है अपनी बातों से, हम आज भी वही करते हैं। भारत को लेके कुछ ब्लेम लगाए जाते हैं, क्या है वो? हर पीपल, हर माने भारत, इंडिया के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कहते हैं कि हम अनसिविलाइज्ड है। अनसिविलाइज्ड का मतलब समझ गए है? सिविलाइज्ड माने जिनके अंदर सभ्यता है, और अनसिविलाइज्ड जिनके अंदर सभ्यता नहीं, मतलब कि हम जानवर हैं इनके साथ। इग्नोरेंट, पागल हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमारे अंदर नॉलेज ही नहीं है। एंड दैट हर पीपल स्टोइड, हम स्टोलिड है। स्टोलिड माने क्या हो गया? लेजी। लेजी माने कम दिमागी, स्लो विटेड, कम बुद्धि वाले लोग, जिनके अंदर दिमाग कम। मतलब हम धीरे धीरे सीखते हैं, हमें कोई सिखाने आएगा तो हम सीखेंगे नहीं, इनका ऐसा मतलब है कहने। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। इंड्यूस का मतलब होता है किसी के अंदर डालना। इंड्यूस क्या किया जाता है मालूम है? इंजेक्शन इंड्यूस किया जाता है। सबको पता है इंजेक्शन के बारे में? इंजेक्शन के अंदर दवाई होती है, ऐसे इंड्यूस करते। देखो मुझे बताना, मैंने जिस तरीके से तुम्हें इंड्यूस का मीनिंग सिखाया है, क्या मैं यहाँ पे लिखूं इसका हिंदी मतलब, वो तुम्हें समझ आएगा? या इंजेक्शन इंड्यूस करने से जो मैंने तुम्हें इंड्यूस सिखाया, किसी के अंदर किसी चीज दवाई को डालना, किसी के दिमाग में कोई बात डालना, उसको भी इंड्यूस कहेंगे। किसी के बिहेवियर में कोई नया व्यवहार डालना, जैसे किसी बच्चे को ऑनेस्ट बनाना है तो उसको इंड्यूस करो ऑनेस्टी की अच्छी अच्छी बातों से। तो आपको कभी भी
नहीं सीखना किसी भी शब्द का हिंदी इंसर्ट करना, वेरी गुड, है ना। किसी भी शब्द का आपको ऐसे हिंदी वर्ड नहीं सीखना है, उसके सिनोनिम्स इंग्लिश में इजी लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स बना बना के। अब इनपुट अलग हो जाएगा, इनपुट रिजल्ट होता है एक्चुअली, है ना। क्या इनपुट्स है तुम्हारे अंदर से क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट बताओ। तो ऐसा मतलब आप इंजेक्शन वाला मैंने इसीलिए पॉइंट लिया ताकि वो आपको समझ आ जाए, अंदर गया, अंदर दवाई चली गई, इंड्यूस हो गया, तो वो आपके माइंड में एक सेट हो जाना चाहिए, है ना। अब दिमाग तो बहुत जगह चलेगा, मुझे पता है कहाँ का चल रहा है तुम लोगों का, ठीक है। चलिए ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि उनको सिखा रहे हैं ना, उनके दिमाग में घुसा, कहते हैं ना तेरे दिमाग में घुस नहीं रहा क्या, ये वही वाला घुसना है, ठीक है, वही वाला घुसना है। कि दिमाग में कुछ घुसती है बात के लिए, मैं कितनी देर से बोल रही हूँ, तो ये घुसने वाला ही इंड्यूस है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि ब्रिटिशर्स या बाहर वाले लोग कहते हैं कि अडॉप्ट माने किसी चीज को एक्सेप्ट करना, कहते हैं कि इनको कुछ भी चेंज सिखाओ ये सीखना ही नहीं चाहते, इनके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, मेरिट माने क्वालिटी, कह रहे हैं अच्छा ये हम पे ऐसे ब्लेम लगाएंगे, इनकी इतनी हिम्मत हम पे ब्लेम लगा रहे हैं कि हम बेवकूफ लोग हैं, हम अनसिविलाइज्ड लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, हमारे दिमाग कम चलता है, हम चीजें सीखते नहीं है। गांधी जी कह रहे हैं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है जो हम सीखते नहीं है, हम सीखना नहीं चाहते इसीलिए हम नहीं। तो व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंडेड, हमने बहुत टेस्ट किया, फाउंड और देखा, तो व्हाट वी फाउंड ट्रू ऑन एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। एनविल ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब है जैसे एक लोहार एनविल होता है, एक पत्थर का टुकड़ा मान लो, लोहे का टुकड़ा मान लो, और उस पर हैमर लेके कट पट 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 जो करते जाते हैं उसको एनविल कहते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, एक मुड़ेली टाइप से, मतलब कोई भी एक स्टैंड जिसपे आप अपना हैमर चला सको या कोई भी चीजें काट सको पीट सको, है ना। तो कह रहे हैं कि जब हमने इस पर तोला, जब हमने अपने एक्सपीरियंस पर देखा, चेक किया, तो हमने क्या पाया, हमने पाया वी डेयर नॉट चेंज, हम चेंज होना नहीं चाहते। मैनी थर्स्ट देयर एडवाइस अपॉन अस, थर्स्ट माने जबरदस्ती हम पे थोपी गई अपनी एडवाइजेज इंडिया के लोगों के ऊपर, बट शी रिमेन स्टडी, लेकिन हम नहीं माने, हमने नहीं सुनी किसी की। दिस इज अर ब्यूटी, ये उसकी तारीफ है। इट इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप, शीट एंकर माने सिक्योरिटी हमारे ऊपर, एंकर माने होता है जैसे किसी जहाज को एंकर कर दो, है ना, तो वो रुक जाता है, तो एंकर ऐसा होता है बनता हुआ, आपको पता होगा ये इस टाइप का एंकर होता है ना, इस पे रस्सी बंधी होगी, तो ये एंकर होता है रोकने के लिए। तो कहते हैं कि हमारे ऊपर तो शीट है एंकर की और हम तो सेफ हैं, तो हमने अपने आप को सेफ कर रखा है, किसी की मजाल नहीं है जो बाहर का कोई आए और हमें परेशान करके चला जाए या हमें कुछ नया सिखा के चला जाए, हम नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दादा दादी कह देते हाँ ऐसे नहीं करियो ये हो जाएगा, वैसे नहीं करियो वो हो जाएगा, तो हम डर में, चाहे डर से कह लो, चाहे अंधविश्वास कह लो, चाहे जो कह लो, पर हम आसानी से चेंज होने वाले लोग नहीं हैं। इसी वजह से हमारी सभ्यता आज भी जिंदा है, नहीं तो रोम, ग्रीस, फेरोज, इजिप्ट की तरह हम भी खत्म हो चुके होते। यहां तक आपको समझ में आ गया? यस और नो? थर्ड पैराग्राफ पे पढ़ेंगे फिर, अगर आ गया है तो बताइए। मैम पोल भी होगा क्या? हाँ जी होगा, लेकिन कल की क्लास में होगा। क्यों? क्योंकि आज तो हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, फिर कल पढ़ेंगे। अच्छा कुछ ना नॉन ये वाले डाउट्स भी देख लेती हूँ, बच्चा करता रहता है कुछ ना कुछ तो। निधि मैम नोट्स कैसे करें? मैम आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत गुड है, सो ब्यूटीफुल ना, ठीक है। बाकी सारे सिलेबस तो आपका सेम होगा, बस आपका इंग्लिश का ही नहीं होगा, क्योंकि लास्ट सेशन में लूंगी, डाउट सेशन में आपको सबका आंसर मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए लास्ट पैराग्राफ आज हम लोग कवर कर लेते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन एक ऐसा व्यवहार करने का तरीका, कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार। अब मैं व्यवहार नहीं लिखूंगी हिंदी में, मैं लिखूंगी बिहेवियर। अब बिहेवियर शब्द तो सबको पता है, यस और नो? चैट सेक्शन में लिख के दो जल्दी से, पता है ना आपको व्यवहार क्या होता है? बिहेवियर, यस और नो? वेरी गुड। चलिए व्यवहार का मतलब क्या होता है बोलिए? व्यवहार समझ आ गया, बिहेवियर, ठीक है। तो सिविलाइजेशन एक ऐसा व्यवहार करने का तरीका है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो इंसान को कर्तव्य करने का तरीका सिखाता है। उसको सिखाता है बेटा ये तेरा पथ है, इस पे चल, लुढ़क मत, इधर से उधर मत जा। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल। थोड़ा टफ लग रहा होगा लाइन, यहाँ लिखा है कि हर इंसान को कुछ परफॉर्म करना है, मतलब कि अपनी ड्यूटी। लोहार को लोहे पे काम करना है, सुनार को सोने पे काम करना है, टीचर को बुक्स पे काम करना है ना। तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं हम सब लोग,
एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, लेकिन हमारे अंदर नैतिकता होना बहुत जरूरी है। ये कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल मतलब जो नैतिक है वही अच्छी ड्यूटी, कन्वर्ट माने इधर का इधर, इधर का इधर। कहने का मतलब है जो नैतिक है वो अच्छी ड्यूटी कर पाएगा, और जो अच्छी ड्यूटी करेगा वही नैतिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टीचर हूं तो मेरी ड्यूटी है हर बच्चे को पढ़ाना। अगर मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ा रही, इसका मतलब मेरे नैतिक मूल्य खराब हैं। अगर मैं अच्छे नैतिक संस्कारों से बनी हुई हूँ तो मैं कोशिश ये करूंगी कि मेरे हर बच्चे को सही समझ आए और सही रास्ते पे वो चले। इंग्लिश के अलावा उनको दुनिया का लेसन भी सिखाऊं, रहने का तरीका, एक इंसान बनने का तरीका भी सिखाऊं, तो कर्तव्य है। तो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नैतिक कर्तव्यों का इंसान अपनी ड्यूटी को भी अच्छे से परफॉर्म करता है। तो कन्वर्टेबल है, ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड। तो अगर हम मॉरल बन जाए, अब देखो मॉरल वर्ड कितनी बार आ रहा है, मोरालिटी माने नैतिक कर्तव्य, नैतिकता। अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तो हम क्या करेंगे, अपने माइंड पर कब्जा कर लेंगे, अपने पैशन पर। जिसने अपने दिमाग पर काबू कर लिया वो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 इंसान बन। लेकिन ये मॉन्स्टर है, इसके ऊपर कब्जा करना। इसने कहा नींद आ रही है तो हम सो जाएंगे, इसने कहा गोलगप्पे खाने जाना है तो हम चल देंगे, इसने कहा अब तो आज नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, इसने कहा आज तो मूवी देखनी है तो हम 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा बिंज वॉचिंग करेंगे। दिमाग से हम जीत नहीं सकते, अगर जीत गए वो मास्टर बने। सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशंस मींस गुड कंडक्ट। तो गुजराती, ये आपका एमसीक्यू में आता है। गुजराती शब्द में सिविलाइजेशन का क्या मतलब है, सब लोगों को आंसर लिख के देना। गुजराती की डिक्शनरी में सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, गुड कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, बिहेवियर, अच्छा व्यवहार माने सिविलाइजेशन। तो गांधी जी यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पैराग्राफ में कि सिविलाइजेशन हल्ला मचा रखा है, और बाहर के लोगों ने तो हमसे कह दिया हम सिविलाइज है ही नहीं। तुमको पता भी है सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है अच्छा व्यवहार करना। तो जो अच्छा व्यवहार करता है वो सिविलाइज्ड है, सभ्यता है, सभ्य है, जानवर नहीं है। ये एमसीक्यू में आता है, आपको समझ आ गया? चलिए आगे बढ़े। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, और अगर यही डेफिनेशन है सिविलाइजेशन की कि सिविलाइजेशन माने गुड कंडक्ट, मैम आपको क्या हो गया? आपके थोड़े सर से ऊपर की बात है तो मैं बताऊंगी नहीं, बट हाँ तबीयत ठीक नहीं ये नॉर्मल जनरल टर्म पढ़ लो। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डेफिनेशन सही है सिविलाइजेशन की, देन इंडिया, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should. राइटर्स ने भी कहा है, हम भी जानते हैं, इंडिया को किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। लो जी और बोलो, तुमसे कुछ नहीं सीखना। इंडिया अपने आप में परिपूर्ण है, हमें सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनि हैं, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े संत महात्मा हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, है ना। और आई एम श्योर हर धर्म में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका आप पालन करते हैं। हमको बाहर के लोगों से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। अब आप जब चैप्टर को आगे पढ़ेंगे ना तो बहुत से बच्चे कह रहे होंगे मैडम साइंस तो बाहर से आई है, मैडम टेक्नोलॉजी बाहर से आई है, मशीन तो बाहर से आई है। गांधी जी तो कहते हैं मशीनों की जरूरत भी नहीं है, जबरदस्ती हम पे थोपी गई है। ना होता फ्रिज, ना सड़ा रखा रहता खाना, और ना उसको हम 4 दिन बाद हम खाते। आज खाओ, बनाओ, उतना ही बनाओ जितना खाना है, और बाकी का अपना दान कर दो, गरीबों को दान कर दो, खत्म। नो फ्रिज नीडेड। ठंडा पानी शरीर के लिए बेकार, बर्फ शरीर के लिए बेकार, पुराना सड़ा हुआ खाना शरीर के लिए बेकार। एक दिन का बना हुआ खाना दूसरे दिन खाने योग्य नहीं होता, बट हम खाते हैं क्योंकि फ्रिज में वो सही रखा रहता है। तो काफी एसी नॉट नीडेड, बड़े बड़े व्हीकल्स नॉट नीडेड। गांधी जी के हिसाब से इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। सादा आचरण रखिए। तो मशीनों की भी जरूरत नहीं है, ऐसा गांधी जी आपको आगे चैप्टर में बताएंगे, हम इसको कल पढ़ेंगे। अब बताइए आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माय एनर्जी लेवल, जिसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। आपको समझ में आया या नहीं आया? मैं अब 2 मिनट के लिए बैठूंगी बच्चों, है ना, और आपके कॉमेंट्स पढ़ लूंगी बहुत देर से। क्या बात, टेंस होगी, आई एम सॉरी, मैं ऐड होना जरूर। हाय एवरीवन, क्या ही होता है, इतने सारे तुम लोग के कमेंट्स हैं कल मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, टाटा। क्लास ऑफ कर रही हूँ। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। इंड्यूस का मतलब होता है किसी के अंदर डालना। इंड्यूस क्या किया जाता है मालूम है? इंजेक्शन इंड्यूस किया जाता है। सबको पता है इंजेक्शन के बारे में? इंजेक्शन के अंदर दवाई होती है, ऐसे इंड्यूस करते। देखो
मुझे बताना, मैंने जिस तरीके से तुम्हें इंड्यूस का मीनिंग सिखाया है, क्या मैं यहाँ पे लिखूं इसका हिंदी मतलब, वो तुम्हें समझ आएगा? या इंजेक्शन इंड्यूस करने से जो मैंने तुम्हें इंड्यूस सिखाया, किसी के अंदर किस चीज दवाई को डालना, किसी के दिमाग में कोई बात डालना, उसको भी इंड्यूस कहेंगे। किसी के बिहेवियर में कोई नया व्यवहार डालना, जैसे किसी बच्चे को ऑनेस्ट बनाना है तो उसको इंड्यूस करो ऑनेस्टी की अच्छी अच्छी बातों से। तो आपको कभी भी नहीं सीखना किसी भी शब्द का हिंदी इंसर्ट करना, वेरी गुड, है ना? किसी भी शब्द का आपको ऐसे हिंदी वर्ड नहीं सीखना है, उसके सिनोनिम्स इंग्लिश में इजी लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स बना बना के। अब इनपुट अलग हो जाएगा, इनपुट रिजल्ट होता है एक्चुअली, है ना? क्या इनपुट्स है तुम्हारे अंदर से क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट बताओ। तो ऐसा मतलब आप इंजेक्शन वाला मैंने इसीलिए पॉइंट लिया ताकि वो आपको समझ आ जाए, मैं अंदर गया, अंदर दवाई चली गई, इंड्यूस हो गया, तो वो आपके माइंड में एक सेट हो जाना चाहिए, है ना? अब दिमाग तो बहुत जगह चलेगा, मुझे पता है कहाँ का चल रहा है तुम लोगों का। ठीक है, चलिए, ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। सो दैट